अब हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल को डायनेमिकली मेमोरी अलॉट करवा सकते हैं। तो जब भी हम सी जैसी लैंग्वेज में डेटा टाइप की बात करते हैं तो हमें दो तरह के डेटा टाइप देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम कई बार क्या बोल देते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम कई बार बोल देते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जितने भी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें किस टाइप का डेटा आएगा, उस डेटा की रेंज क्या होगी, वो कहाँ मेमोरी में स्टोर होंगे, ये सारी की सारी जो बातें होती है वो पहले से क्या होती है, तय होती है। जैसे आपका कैर है, इंट है, फ्लोट है, डबल है, ये सारे के सारे किस कैटेगरी के डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जहाँ पर जितनी भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो पहले से क्या होती है, तय होती है। लेकिन कई बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारी जो नीड है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप से फुलफिल नहीं हो सकती। जैसे मान के चलो मुझे किसी बुक की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना है। जब मैं किसी बुक की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाऊंगा तो बुक से रिलेटेड तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इस बुक का टाइटल क्या है, इसके ऑथर का नेम क्या है, उसका पब्लिश डेट क्या है, प्राइस क्या है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक बुक के रिगार्डिंग हो सकती है। तो जब इस टाइप की नीड हमारे पास होती है कि किसी एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सेट ऑफ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये काम प्रिमिटिव डेटा टाइप से नहीं होता। फिर उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें नया डेटा टाइप तैयार करना होता है। और उस नए डेटा टाइप को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सी जैसी लैंग्वेज में आपका स्ट्रक्चर होता है, आपको यूनियन देखने को मिलता है, इसके अलावा एक एनुमरेशन होता है, और एनुमरेशन के बाद में जो आपका टाइप डेफिनेशन होता है उसको भी हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो पोर्शन है वो हम किसको लेकर डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर को लेके डिस्कस करते हैं। तो अब हम यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल को डायनेमिकली मेमोरी अलॉट करवा सकते हैं। सी में जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने बहुत वहां पर अच्छे से समझ रखा है कि स्ट्रक्चर डेटा टाइप किस तरीके से हम बनाते हैं। तो लिखा है कि नॉर्मली व्हेन वी डिक्लेयर ए स्ट्रक्चर वेरिएबल, मेमोरी फॉर दैट स्ट्रक्चर इज एलोकेटेड ऑटोमेटिकली इन द स्टैक। कहाँ पर मिलती है, स्टैक में, यदि वो वेरिएबल क्या है, किसी फंक्शन के अंदर बना हुआ है। तो हो सकता है कि आपने उस वेरिएबल को क्या बना रखा हो, ग्लोबल बना रखा हो या स्टैटिक बना रखा हो। तो फिर उस केस में वो डेटा कहाँ चला जाएगा, आपका डेटा सेगमेंट वाले पोर्शन में चला जाएगा। लेकिन आम तौर पे हम जब भी वेरिएबल को डील करते हैं तो फंक्शन के अंदर बनाते हैं, और जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनते हैं दैट मीन्स लोकल वेरिएबल, वो हमेशा कहाँ पर स्टोर होते हैं, स्टैक वाले एरिया में जाके स्टोर होते हैं। लिखा कि हाउएवर व्हेन वर्किंग विद डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट, जब हम लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ जैसे डेटा स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं तो लिखा है कि वी डू नॉट नो इन एडवांस हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट है। यहाँ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का मतलब है स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल। स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल विल बी रिक्वायर्ड। जब हम लिंक लिस्ट, ट्री और ग्राफ जैसे डेटा स्ट्रक्चर के साथ में काम करते हैं तो कितना डेटा आएगा इस बात की इंफॉर्मेशन हमें एडवांस में पता नहीं होती है। तो इन सच केसेस वी यूज डीएमए टू अलोकेट मेमोरी फॉर स्ट्रक्चर फ्रॉम द हीप। तो जब इस टाइप की सिचुएशन हो कि कितना डेटा आएगा वो हमें एडवांस में नहीं पता, तो फिर बेटर क्या है कि हम डीएमए का यूज करें। जब जब हमारे पास डिमांड आएगी उस टाइम पे हम क्या करेंगे, मेमोरी अलॉट करवा लेंगे हीप वाले एरिया में। किस तरीके से करवाएँगे? इसका सिंटैक्स देखते हैं। देखो, जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर बनाने का जो सिंटैक्स होगा, सबसे पहले आपको लिखना है स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद आप लिखते हो टैग नेम के बाद में आपको यहाँ लिखना होता है डेटा टाइप के बाद में आप यहाँ पर n नंबर ऑफ मेंबर बनाते हो, जैसे कि आपने मेंबर 1 बनाया, फिर मान लो कि आपने लिखा डेटा टाइप, मेंबर सेकंड बनाया, फिर आपने लिखा डेटा टाइप के बाद में सपोज करो कि n नंबर ऑफ मेंबर आपने बना दिए हैं।
उसके बाद आपको अगर नॉर्मल वेरिएबल बनाना है तो उसका सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले आप लिखते हो स्ट्रक्ट टैग नेम, और टैग नेम के बाद में आप यहाँ पर लिखते हो वेरिएबल का नेम। टैग नेम के बाद में क्या लिखोगे? वेरिएबल का नेम। इससे क्या होगा? स्ट्रक्चर टाइप का ऑर्डिनरी वेरिएबल बनेगा। और अगर आपको डीएमए के थ्रू बनाना है तो हमें पता है कि डीएमए के थ्रू जो ब्लॉक बनेगा वो कहाँ बनेगा? हिप वाले एरिया में। और जब हिप वाले एरिया में बनेगा तो उसका कोई नाम तो होगा नहीं, सिर्फ क्या होगा? एड्रेस। और एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? पॉइंटर वेरिएबल चाहिए होगा। फिर हमको ये भी पता है कि जिस टाइप का हमारा एड्रेस होता है, मतलब जिस टाइप का डेटा उस ब्लॉक में रखा जाता है, उसी टाइप का पॉइंटर हमें वहाँ पर चाहिए होता है। तो हम किस टाइप का डेटा वहाँ पर रखने वाले हैं? जैसा हमारा स्ट्रक्चर है तो फिर पॉइंटर भी कैसा बनाना पड़ेगा? हमें स्ट्रक्चर टाइप का ही बनाना पड़ेगा। हमने लिखा यहाँ पर स्ट्रक्ट टैग नेम, उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए एस्ट्रिक सिंबल, और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे पॉइंटर का नेम। ठीक है, इतना होने के बाद हम मैलोक फंक्शन से क्या करेंगे? हिप एरिया में मेमोरी अलॉट करवाएंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे पॉइंटर नेम, देन हमें इसको कास्ट करना है किसमें? जैसा हमारा टैग नेम है उस टाइप के डेटा में कास्ट किया। फिर हमने यहाँ पर लिखा मैलोक, और मैलोक को एक आर्गुमेंट चाहिए होता है ब्लॉक की साइज, और ब्लॉक की साइज हम मैनुअली कैलकुलेट करके क्या करेंगे? हम सीधा का सीधा साइज ऑफ ऑपरेटर को पास कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने साइज ऑफ, किसकी साइज? जितनी आपकी टैग नेम की साइज है उतनी साइज का ब्लॉक बना दीजिए। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो आपका टैग नेम है, इस टैग नेम का मतलब होता है नेम ऑफ न्यू डेटा टाइप। टैग नेम इज ए नेम ऑफ न्यू डेटा टाइप। मतलब जिस तरीके से आपके पास कैर, इंट, फ्लोट, डबल होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, उसी तरीके से आपने नया डेटा टाइप बनाया है, और वो जो नया डेटा टाइप का जो नाम है वही क्या होगा? आपका टैग नेम होगा। इसके अंदर आप n नंबर ऑफ मेंबर आप रख सकते हो, आपकी चॉइस है आप उनको किस टाइप का रखना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपने वेरिएबल बनाया तो एक नॉर्मल वेरिएबल बनेगा, यहाँ से आपका पॉइंटर वेरिएबल बनेगा, और उसके बाद मैलोक फंक्शन के थ्रू आपने डायनेमिकली मेमोरी अलॉट करवा के इस पॉइंटर को आपने असाइन करवा दिए। फॉर एग्जांपल आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्ट, आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखना चाहते हो तो डेटा टाइप का नाम रखा आपने स्टूडेंट, और यहाँ पर एक मेंबर बनाया आपने रोल नंबर नाम से। उसके बाद आपने एक मेंबर बनाया है लेट्स से इंटीजर मार्क्स नाम से। ठीक है, दो मेंबर आपने यहाँ पर बनाए फिलहाल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको नॉर्मल वेरिएबल बनाओगे तो आपने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड लेट्स से एसटीडी। तो ये कैसा वेरिएबल है? नॉर्मल वेरिएबल है। हम मान के चलते हैं कि ये किसी फंक्शन के अंदर बना है, तो फिर इसको मेमोरी कहाँ मिलेगी? स्टैक वाले रीजन में। इसको मेमोरी कहाँ मिलेगी? स्टैक वाले रीजन में इसको मेमोरी मिल जाएगी। तो मान के चलते हैं कि ये स्टैक वाला रीजन है और ये आपका हीप वाला रीजन है। तो इस स्टैक वाले रीजन में एक ब्लॉक बनेगा एसटीडी। अब ये एसटीडी कितने बाइट का होगा? इसके हर एक मेंबर की साइज के सम के बराबर। इसमें कितने मेंबर है? 2 मेंबर है। पहला मेंबर रोल नंबर कितने बाइट का? 2 बाइट का। दूसरा मेंबर मार्क्स वो भी कितने बाइट का? 2 बाइट का। तो टोटल मेमोरी कंजम्पशन 4 बाइट। तो यहाँ से 4 बाइट का एक ब्लॉक बनेगा, और ये 4 बाइट का जो ब्लॉक है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जहाँ पर पहले वाले पार्ट का नाम होगा रोल नंबर और दूसरे वाले पार्ट का नाम होगा आपके पास मार्क्स। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि अगर हमें स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल के थ्रू उसके मेंबर को एक्सेस करना है तो उसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम कौन से ऑपरेटर का यूज करते हैं? डॉट ऑपरेटर का। जब आपका स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है तो उस केस में मेंबर को एक्सेस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर? डॉट ऑपरेटर। और जब आपका स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल एक पॉइंटर वेरिएबल है, जैसे आपने यहाँ पर स्टूडेंट और एक पॉइंटर वेरिएबल बना दिया पीटीआर, तो जब पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू आप एक्सेस करोगे तो कौन सा ऑपरेटर? एरो ऑपरेटर को आप क्या करोगे? यहाँ पर यूज करोगे। तो यहाँ पर ये पीटीआर बना होगा। अब हमें पता है कि पॉइंटर वेरिएबल तो भले ही किसी भी टाइप का हो, हमेशा मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है?
2 ही बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पॉइंटर आपका किस टाइप का है। तो यहाँ पर स्टैक वाले एरिया में ये ptr बना होगा। मान के चलो कि इस पॉइंटर वेरिएबल का जो एड्रेस है वो 2000 यहाँ पर है। अब डीएमए के थ्रू हम इसको मेमोरी अलॉट करवाएंगे, तो हम लिखेंगे ptr assign struct student asterisk malloc size of struct student। ठीक है, तो रन टाइम पे ये साइज ऑफ ऑपरेटर यहाँ से 4 ला के देगा, तो ये हीप वाले एरिया में ये 4 बाइट का ब्लॉक आपका बन जाएगा। ध्यान रखना, इस ब्लॉक का कोई भी नाम नहीं होगा। ये जो स्टैक वाले रीजन में ब्लॉक बना था उसका नाम क्या था, एसटीडी। इस वाले ब्लॉक का कोई नाम नहीं होगा। फिर आपने इसको क्या किया है, स्टूडेंट टाइप में कास्ट किया, और जैसे आपने इसको स्टूडेंट टाइप में कास्ट किया उसी टाइम पे ये स्टूडेंट टाइप का बन जाएगा। मतलब ये 4 बाइट 2-2 बाइट में पहले वाले का नाम हो जाएगा आपका रोल नंबर, दूसरे वाले का नाम हो जाएगा आपका मार्क्स। ध्यान रखना, अभी-अभी हमने बोला है कि हीप वाले एरिया में बने हुए वेरिएबल का नाम नहीं होता। यस, ऑफ कोर्स इस पूरे वेरिएबल का कोई नाम नहीं है, लेकिन अंदर जो मेंबर है, मेंबर का तो क्या होगा, अपना नाम होगा। और मैलोक ने जो वॉइड पॉइंटर रिटर्न किया था उसको कास्ट किया और किसमें असाइन कर दिया, पीटीआर में। मान के चलो कि इसका जो एड्रेस था वो क्या था, 6000, और इसके पास क्या आ गया 6000, और ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। अगर हमें एसटीडी के थ्रू मेंबर को एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे एसटीडी डॉट रोल नंबर असाइन लेट्स से 22, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा 22, एंड एसटीडी डॉट मार्क्स असाइन 987, तो एसटीडी डॉट मार्क्स में क्या चला जाएगा 987। अगर पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना है तब कौन सा ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर। तो हमने यहाँ पर लिखा पीटीआर एरो रोल नंबर असाइन 101, तो यहाँ पर पीटीआर एरो रोल नंबर में क्या चला जाएगा 101। फिर हमने लिखा पीटीआर एरो मार्क्स असाइन 5 to 8, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा 5 to 8 चला जाएगा। देखो, ये जो एरो ऑपरेटर आपको मिलता है वो सिर्फ सहूलियत के लिए मिलता है। आप चाहो तो यहाँ पर किसका यूज कर सकते हो, डी रेफरेंस का भी आप यूज कर सकते हो। मतलब ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है, इस स्टेटमेंट की जगह अगर आप ऐसा लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डी रेफरेंस ऑफ पीटीआर डॉट रोल नंबर असाइन 101, नो प्रॉब्लम, ये परफेक्टली काम करेगा। और आप चाहो तो इस स्टेटमेंट की जगह लिख सकते हो पीटीआर का डी रेफरेंस डॉट मार्क्स असाइन 5 to 8, दोनों परफेक्टली काम करेंगे। बस ध्यान रखना, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना, नहीं तो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ये प्रायोरिटी की वजह से यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है कि इक्वल प्रायोरिटी है, इसकी वजह से हमें सबसे पहले डी रेफरेंस करना है, और डी रेफरेंस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, पैरेंथेसिस का यूज किया है। तो आपने लिखा डी रेफरेंस ऑफ पीटीआर, तो पीटीआर में क्या है 6000। जैसे आपने इसका डी रेफरेंस किया मतलब आप इस ब्लॉक तक आ गए, और इस ब्लॉक तक आने के बाद आपने किया कि कौन से मेंबर को एक्सेस करना है, मार्क्स मेंबर को। तो फिर डॉट ऑपरेटर लगा के आप किसको एक्सेस कर सकते हो, मार्क्स को आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो अगर आप सहूलियत से काम करना चाहते हो तो आप इस तरीके से ना लिख के सीधा किसका यूज कर सकते हो, आप एरो ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। एक प्रॉपर तरीके से मैं और एक एग्जांपल ले लेते हैं जहां से इस बात को और क्लियरली समझ लेते हैं कि सपोज करो ये हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन से पहले मैं डिक्लेरेशन कर देता हूं। तो यहाँ पर हमने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, एंड यहाँ पर इंट रोल नंबर। फिर हमने यहाँ पर लिखा है कैर नेम, नेम के लिए हमने एक कैरेक्टर एरे बनाया है और 30 साइज का बनाया है, और उसके बाद इंटीजर मार्क्स। या मैन फंक्शन लिया, मैन फंक्शन में हम एक स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर बनाते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट लेट्स से पीटीआर, एंड नाउ पीटीआर असाइन स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्ट्रिंग malloc size of
स्ट्रक्ट स्टूडेंट। आप चाहो तो डेटा डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हो, आप चाहो तो यूजर से भी इनपुट करवा सकते हो। तो मान के चलो कि हमने डेटा यूजर से इनपुट करवाया है, हमने यहाँ पर मैसेज दिया printf एंटर रोल नंबर, एंटर रोल नंबर और स्कैनफ %d एंड एड्रेस ऑफ पीटीआर एरो रोल नंबर, एड्रेस ऑफ पीटीआर एरो रोल नंबर। फिर हमें नेम इनपुट करवाना है, तो फिर हमने मैसेज दिया printf एंटर नेम। अब हो सकता है कि नेम में मल्टीवर्ड स्ट्रिंग आ सकती है, और जब मल्टीवर्ड स्ट्रिंग अगर हमें रीड करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर गेटस फंक्शन का हम यूज करेंगे, बजाय स्कैनफ को %s के साथ यूज करना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गेटस, और गेटस में हम लिखेंगे पीटीआर एरो नेम। उसके बाद हमें मार्क्स इनपुट करवाने हैं, तो हमने मैसेज दिया printf एंटर मार्क्स, स्कैनफ इंटीजर वैल्यू रीड करनी है %d एंड एड्रेस ऑफ पीटीआर एरो मार्क्स। डेटा हमारे पास आ चुका है, अब हमें इस डेटा को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हमने यहाँ पर मैसेज दिया printf दी स्टूडेंट डिटेल्स, और स्टूडेंट की डिटेल को हम क्या करवा लेंगे, यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे। तो हमने लिखा printf, सबसे पहले रोल नंबर को प्रिंट करवाया %d \n एंड ptr एरो रोल नंबर, देन printf नेम %s \n एंड ptr एरो नेम, एंड फाइनली printf मार्क्स %d \n एंड ptr एरो मार्क्स। मेन फंक्शन की बॉडी एंड। अगर आप चाहो तो इस वाली स्टेटमेंट की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, डी रेफरेंस पीटीआर डॉट रोल नंबर। इस स्टेटमेंट की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, डी रेफरेंस पीटीआर डॉट नेम, और इस स्टेटमेंट की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, डी रेफरेंस ऑफ पीटीआर डॉट मार्क्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ से के ड्राई रन की बात करूँ तो हमें पता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी, मेन फंक्शन से। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक लोकल पॉइंटर वेरिएबल बनाया पीटीआर, जो कहाँ पर जाएगा, स्टैक वाले एरिया में, और उसका नाम क्या होगा, पीटीआर। उसका नाम क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, पीटीआर। तो यहाँ पर ये पीटीआर वेरिएबल बना है। मान के चलो कि इस पीटीआर का खुद का एड्रेस क्या है, 1000 है। उसके बाद आपने मेलोक को बोला कि इस साइज का ब्लॉक हमें बना के दे दीजिए। अब यहाँ से साइज रन टाइम पे कैलकुलेट होके आएगी, कितनी आएगी, 2 + 30 + 2, तो 34 बाइट का ये ब्लॉक हीप वाले एरिया में बनेगा। क्या हुआ, ये एक 34 बाइट का ब्लॉक हीप वाले एरिया में बना, जिसका कोई नाम नहीं है, और मान के चलो कि इसका एड्रेस क्या आया है, 2000। फिलहाल इसका कोई नाम नहीं है। फिर आपने क्या किया, इसको स्टूडेंट टाइप में कास्ट किया, और जैसे आपने इसको स्टूडेंट टाइप में कास्ट किया, उसी टाइम पे इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। जो पहला टुकड़ा होगा वो 2 बाइट का होगा, और उसका नाम क्या होगा, रोल नंबर। ये 2 बाइट का ब्लॉक। अगला जो होगा वो नेम होगा 30 बाइट का, तो यहाँ से ये नेम, और ये कितने बाइट का होगा, 30 बाइट का ये ब्लॉक होगा। उसके बाद मार्क्स, और ये कितने बाइट का होगा, 2 बाइट का ये होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये इस तरीके से लॉजिकली इसके टुकड़े हुए हैं। फिलहाल रोल नंबर, नेम, मार्क्स, तीनों में क्या रखा हुआ है, गार्बेज रखा हुआ है। और उसके बाद आपने
इस एड्रेस को रिटर्न करवाया जो किसको मिल गया, पीटीआर को, तो इसके पास क्या आ गया होगा, 2000 आया होगा और इसने इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आपने रोल नंबर इनपुट करवाया, जो डेटा आया वो कहाँ जाएगा, पीटीआर एरो रोल नंबर के एड्रेस पे। सबसे पहले पीटीआर जो कि पॉइंटर है, तो एरो ऑपरेटर का यूज करके हमने रोल नंबर वाले ब्लॉक को एक्सेस किया और इस वाले लोकेशन पे जो भी रोल नंबर आएगा, सपोज करो रोल नंबर आपने लिखा है 101, उसके बाद आपने नेम इनपुट करवाया और सपोज करो नेम आपने लिखा है सलमान, तो यहाँ पर नेम क्या आ जाएगा, सलमान। उसके बाद मार्क्स आ जाएंगे, सपोज करो आपने मार्क्स दिए 687। फिर आपने क्या किया, तीनों के तीनों मेंबर की वैल्यू को क्या करवा लिया, आपने प्रिंट करवा लिया। नाउ array of structure using DMA लिखा है कि we can also dynamically allocated memory for array of structure, that means multiple structure object या multiple structure type के वेरिएबल। और array का तो स्वभाव ही ऐसा ही है, ठीक है, कि जब जब हमें होमोजीनियस टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन करना होगा या जब जब हमें सेम टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन करना होगा, तो बजाय आप मल्टीपल वेरिएबल बनाने के आप एक वेरिएबल बना लीजिए और उस एक वेरिएबल में आप सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज आप स्टोर करवा लीजिए। अगर मैं पुराने वाले एग्जाम्पल को ही अगर बेस मानूं और सपोज करो वहां पर हमने स्टूडेंट टाइप के 5 वेरिएबल बनाने हों, लेट से st1, st2, st3, st4 एंड st5। तो देखो ये जो पांचों वेरिएबल है, इन पांचों वेरिएबल का जो स्वभाव है वो कैसा है, स्टूडेंट टाइप का है। तो जब आपको सेम टाइप के मल्टीपल वेरिएबल बनाने हैं, तो बजाय आप मल्टीपल वेरिएबल बनाने के आप सिंपल क्या कीजिए, एक एरे बनाइए। जैसे आपने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट और लेट से आपने st और इसके साइज का मेंशन कर दिया आपने 5। हमें पता है कि ये जो st1 है वो मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, 34, st2 34। सिमिलरली सारे के सारे वेरिएबल मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, 34 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। और जैसे ही आप एरे बनाओगे तो जो ये st नाम का एरे बनेगा ये कितने बाइट का ब्लॉक होगा, 34 मल्टीप्लाई बाई 5, 170 बाइट का ये ब्लॉक बनेगा। कितने बाइट का, 170 बाइट का ये ब्लॉक बनेगा। और ये 170 बाइट का ब्लॉक 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और जो पांचों में से जो इंडिविजुअल पार्ट है वो वापस से फिर क्या होगा, 3-3 पार्ट में डिवाइड होगा, जहां पर पहला पोर्शन 2 बाइट का होगा रोल नंबर के लिए, अगला पोर्शन 30 बाइट का होगा नेम के लिए और आखिरी वाला पोर्शन अगेन फिर 2 बाइट का होगा किसके लिए, मार्क्स के लिए। तो आप यही वाला जो काम है, आपने स्ट्रक्चर टाइप का जो एरे बनाया था, इसी एरे को अब आप कैसे बनाना चाहते हो, डायनेमिकली बनाना चाहते हो, तो उसका सिंटैक्स हम देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले यहां पर आपको एक पॉइंटर वेरिएबल चाहिए होगा, तो आपने लिखा स्ट्रक्ट टैग नेम एस्ट्रिक सिंबल और उसके बाद पॉइंटर नेम। अब आपको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट लेने हैं वो सपोज करो आपने एन में यूजर से इनपुट करवा लिया होगा और फिर आप इसको मैलोक फंक्शन के थ्रू डायनेमिकली मेमोरी अलॉट करवा रहे हो, तो आप लिखोगे यहाँ पर पॉइंटर नेम असाइन स्ट्रक्ट टैग नेम स्ट्रक्ट टैग नेम एस्ट्रिक मैलोक। ठीक है, कितने बाइट का ब्लॉक चाहिए, ठीक है, जितना आपका टैग नेम लेता है और कितने ब्लॉक चाहिए आपको, n ब्लॉक चाहिए, तो आपने यहाँ लिखा n मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ स्ट्रक्ट टैग नेम। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायनेमिकली एरे ऑफ स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। आप मैलोक की जगह चाहो तो किसका यूज कर सकते हो, आप कैलोक का भी यूज कर सकते हो। उस केस में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आपको लिखना होगा पॉइंटर नेम, अगेन आपको कास्टिंग करनी पड़ेगी स्ट्रक्ट टैग नेम कैलोक। कैलोक आपका कितने आर्गुमेंट लेगा, 2 आर्गुमेंट लेगा। पहला नंबर ऑफ ब्लॉक, कितने ब्लॉक चाहिए n, और दूसरा साइज ऑफ ईच ब्लॉक, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा साइज ऑफ स्ट्रक्ट टैग नेम। ठीक है, फर्क क्या होगा, फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि मैलोक के थ्रू जो ब्लॉक बनेगा उसमें गार्बेज रहेगा और कैलोक के थ्रू जो ब्लॉक बनेगा उसमें जो
इंटीजर टाइप के जितने भी ब्लॉक होंगे उस सब में 0 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गार्बेज किससे रिप्लेस हो जाएगा? 0 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, एक बार चाहो तो मैं इसका एक कोड भी लिख देता हूँ छोटा-सा। जैसे आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखी है, तो स्ट्रक्ट, मान के चलो आप किसी बुक की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने वाले हो, तो यहाँ पर आपने एक मेमोरी लिखा है इंट बुक आईडी। उसके बाद आपने कैरेट टाइप का एक एरे बनाया है टाइटल नाम से, और सपोज करो टाइटल दिया आपने 30, और फिर आप फ्लोट टाइप का एक और मेंबर आप बना रहे हो। ठीक है, किसके लिए? प्राइस के लिए। ठीक है, फिर ये आपने मेन फंक्शन लिया, मेन फंक्शन में आपने यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्ट बुक पॉइंटर पीटीआर, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक चाहिए इसकी इंफॉर्मेशन आपने एन में स्टोर करवा ली है। और आगे चल के जब हम इसको लूप के थ्रू एक्सेस करेंगे तो वहां पर हमें एक काउंटर वेरिएबल के लिए आई भी चाहिए होगा। सबसे पहले हमने मैसेज दिया printf हाउ मेनी बुक्स, कितनी बुक्स का डेटा आप रखना चाह रहे हो। जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी? एन में। तो %d एंड एड्रेस ऑफ एन। उसके बाद डीएमए के थ्रू मेमोरी ब्लॉक अलॉट करवा लेते हैं, तो हमने लिखा ptr असाइन स्ट्रक्ट बुक पॉइंटर malloc and multiply by size of struct book। ठीक है, ब्लॉक बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है? जितनी एन में वैल्यू आई होगी उतना डेटा अपने को रखना है। तो यहाँ पर हमने एक लूप चलाया, फॉर आई असाइन 0 कब तक चले? लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। फिर यहाँ पर हमने मैसेज दिया printf एंटर %d बुक डिटेल। पता तो चले कि हम कौन सी वाली बुक की डिटेल रख रहे हैं। अब %d की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट करवा दो? आई की वैल्यू। लेकिन आई की वैल्यू इनिशियली क्या होगी? 0। तो आप क्या कर दीजिए? 1 बढ़ा दीजिए। ठीक है, क्योंकि लूप इंडेक्सिंग 0 की वजह से स्टार्ट होने की वजह से आप यहाँ ऐसा तो मैसेज चाहोगे नहीं कि एंटर 0 बुक डिटेल। तो बेटर है कि आप आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर आपने लिखा i+1। और सबसे पहले क्या चाहिए? बुक की आईडी। तो आपने कॉमन मैसेज दे दिया printf एंटर बुक आईडी टाइटल एंड ये तीनों इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो। तो सबसे पहले बुक आईडी है, तो आप स्कैनफ %d एंड एड्रेस ऑफ आर एरो बुक आईडी। लिखोगे गेटस एंड पीटीआर एरो टाइटल, एंड फाइनली आप लिखोगे स्कैनफ %f एंड एड्रेस ऑफ पीटीआर एरो प्राइस। ठीक है, यहाँ से डेटा इनपुट हो गया होगा। बस एक चीज ध्यान रखना कि कई बार बफर के इश्यू की वजह से जब हम कोई भी स्ट्रिंग रीड कर रहे होते हैं या फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की वैल्यू जब रीड कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमें दिक्कत देखने को मिलती है। तो बेटर है आप इस सिचुएशन से बचने के लिए जब आपको ऐसा लगे कि आपका बफर फुल हो रहा है या कुछ डेटा इनपुट स्किप हो रहा है, तो आप किसका यूज कर लीजिए? f+ फंक्शन का आप यूज कर लीजिए, और f+ फंक्शन को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस एज एन आर्गुमेंट पास कर दीजिए। तो ये क्या कर देगा? उस बफर वाले एरिया को खाली करवा देगा। अब अगर इसी डेटा को हमें रीड करना है, सॉरी प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए आप अगेन एक लूप ले लीजिए, फॉर आई असाइन 0 आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। और यहाँ पर आप लिख दीजिए printf दी %d बुक डिटेल, और %d की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट करवा दीजिए? i+1।
अगेन 3 डेटा आपको प्रिंट करवाना, तो आपने लिखा प्रिंट एफ, सबसे पहले बुक की आईडी %d \n एंड ptr एरो बुक आईडी। आप चाहो तो डी रेफरेंस ptr डॉट बुक आईडी भी आप लिख सकते हो। फिर आपने लिखा प्रिंट एफ बुक टाइटल %s \n एंड ptr एरो टाइटल। और फाइनली आपको प्राइस प्रिंट करवाना, तो आप लिखोगे प्रिंट एफ बुक प्राइस %f \n और फिर आप प्रिंट करवा दीजिए ptr एरो प्राइस। जो चाहिए था वो काम हो चुका है। तो यहाँ से लूप की बॉडी क्लोज, get एंड मैन की बॉडी क्लोज। आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, ये परफेक्टली काम कर जाएगा। अब एक बात और आती है स्ट्रक्चर को लेके, और उसको हम बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। लिखा है कि ए स्ट्रक्चर दैट कंटेन ए मेंबर, एक स्ट्रक्चर है जो एक मेंबर को कंटेन कर रहा है, उसके पास एक मेंबर है, लेकिन वो जो मेंबर है वो कैसा है, पॉइंटर टू दी सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर है, उसके पास जो मेंबर है वो मेंबर कैसा है, पॉइंटर टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेम टाइप, मतलब एक ऐसा पॉइंटर जो अपने ही टाइप का क्या है, ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। तो ऐसे पॉइंटर को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बोलेंगे। और कई बार हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अपने आप को क्या कर रहा हो, रेफर कर रहा हो। क्या कहना चाह रहा है, बात कुछ ऐसी है कि मान के चलो आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, लेट्स से डेमो नाम से। इस डेमो नाम के स्ट्रक्चर में आपने एक ऑर्डिनरी मेंबर बनाया है ए, और उसके बाद आपने इसमें एक पॉइंटर मेंबर बनाया है डेमो ptr। ठीक है, तो देखो ये वाला जो खुद जो ये स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, डेमो टाइप का। और इसके अंदर जो मेंबर है, कौन सा वाला मेंबर, पॉइंटर मेंबर, वो भी किस टाइप का है, डेमो टाइप का ही है। तो इस टाइप का जब स्ट्रक्चर आएगा तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। और जब डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम लिंक लिस्ट का जब नोड बनाएंगे, या ट्री के लिए जब हम नोड बनाएंगे, या ग्राफ के लिए जब हम नोड बनाएंगे, तो वहां पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मैं इसका प्रॉपर सिंटेक्स लिखना चाहूं तो इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, आपको लिखना है स्ट्रक्ट टैग नेम, यहां पर आप लिखोगे डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद में सपोज करो आपने यहां पर पहला मेंबर लिखा है, फिर मान के चलो आपने लिखा डेटा टाइप, और आपने यहाँ पर n नंबर ऑफ मेंबर लिख दी है जितनी आपको जरूरत थी। उसके बाद आपको बनाना है इसको सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। तो आपने लिखा है यहाँ पर स्ट्रक्ट टैग नेम, जो ऊपर है सेम एस्ट्रिक सिंबल, और यहाँ पर आपने लिखा है पॉइंटर नेम। तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है आपका, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, अरे ये तो पता है ना कि पॉइंटर जिस टाइप का होता है वो उसी टाइप के मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करता है। तो यहाँ पर जो पॉइंटर बनाया है वो किस टाइप का बनाया है, टैग नेम टाइप का। और ये वाला तो टैग नेम क्या है, ऊपर लिखा हुआ है, तो ये अपने ही टाइप के ब्लॉक को एड्रेस क्या करेगा, अपने पास होल्ड करके रखेगा। इसलिए इसको हमने क्या बोला यहाँ पर, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया लेट्स से नोड नाम से, और इसमें हमने दो मेंबर रखे हैं, पहला इंट इन्फो और दूसरा हमने लिखा है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर एंड लिंक। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्ट नोड ऐसे n1 एंड n2। तो हुआ क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर n1 बना है,
तो जो ये आपका N1 बना है ना, इस N1 में टोटल कितने मेंबर हैं? 2 मेंबर है। पहला कौन है? इन्फो, और दूसरा क्या है आपका? लिंक। लेकिन खास बात ये है कि इन्फो में तो इंट टाइप की वैल्यू आएगी, जबकि लिंक में जो एड्रेस आएगा वो किस टाइप के ब्लॉक का आएगा? नोड टाइप के ब्लॉक का ही आएगा। ऐसे आपने यहाँ पर N2 बनाया है, यहाँ पर आपने इन्फो बनाया, और फिर उसके बाद यहाँ पर लिंक आपने लिखा है। सपोज करो इसका एड्रेस है 1000 और इसका एड्रेस क्या है? 2000। अब अगर मैं कहीं पर भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखता हूं कि N1 डॉट लिंक असाइन एड्रेस ऑफ N2, तो बताओ ये वैलिड है या इनवैलिड? तो आपका जवाब होगा ये वैलिड है, क्योंकि लिंक नाम का जो पॉइंटर है उसमें किस टाइप के ब्लॉक का एड्रेस आएगा? नोड टाइप के ब्लॉक का एड्रेस आएगा। और जो N2 आपने बनाया है वो N2 भी किस टाइप का है? नोड टाइप का है। तो ये जो 2000 है वो किस में आ जाएगा? N1 के लिंक में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2000, और जैसे इसके पास 2000 आएगा ये इस ब्लॉक को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही इस वाले लिंक में हम आगे वाले नोड का एड्रेस देंगे तो ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। फिर यहाँ पर जो लिंक बैठा होगा उसको हम आगे वाले नोड का एड्रेस देंगे, और यही क्या हो जाती है? हमारी लिंक लिस्ट हो जाती है। तो लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड। ये बहुत सारे नोड हैं, इन बहुत सारे नोड को जब आपस में हम कोरिलेट कर देंगे तो उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं? लिंक लिस्ट बोलने लग जाते हैं। और ये सारा का सारा काम किससे होगा? आपका सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर से होगा। अब मान के चलो कि जब आप ट्री नोड की बात करोगे तो आपका ट्री नोड कुछ ऐसा होगा। ट्री नोड, और ट्री नोड में आपके 2 मेंबर हो जाएंगे। पहला हो जाएगा आपका, सॉरी 3 मेंबर होंगे यहाँ पर। एक इन्फो जिसमें एक्चुअल डेटा को आप रखोगे, इसके अलावा एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर होगा जो लेफ्ट चाइल्ड को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पर ट्री नोड एंड लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होल्ड करने के लिए लेफ्ट नाम का सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बनाया है। फिर आप यहाँ पर राइट चाइल्ड की इंफॉर्मेशन को रखने के लिए राइट नाम का आपने एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, तो ये इस तरीके का होगा कि यहाँ पर आपका एक नोड बनेगा। उस नोड में टोटल कितने मेंबर होंगे? 3 मेंबर होंगे। एक इन्फो होगा, एक आपका लेफ्ट और एक आपका राइट। जो आपका लेफ्ट और राइट होगा उसके अंदर वापस से क्या होगा? ट्री नोड टाइप के ब्लॉक का ही क्या होगा? एड्रेस होगा। मान के चलो आपने एक और फिर क्या किया है? यहाँ पर नोड बनाया है, फिर आपने एक और नोड बनाया है, इसमें भी क्या होंगे? 3 मेंबर होंगे, इसमें भी क्या होंगे? 3 मेंबर होंगे। अब मान के चलो इसका जो एड्रेस था वो आपने लेफ्ट वाले को दे दिया, और इसका जो एड्रेस था वो आपने राइट वाले को दे दिया। आगे चल के फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप ट्री नोड भी बनाओगे तो वो काम भी किसके थ्रू होगा? आपका सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला जो पोर्शन था उसमें जितना पॉसिबल रायता फैल सकता था वो हमने पूरा फैलाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डीएमए के थ्रू जितना काम हो सकता था हमने सारा का सारा काम करने की कोशिश की है। बाकी अंत तक रुके आप, उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी अगर कोई शिकायत रहती है, कोई सुझाव रहता है तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए। धन्यवाद।